हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में जो जानकारी है उसे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन और कृतित्व के बारे में अच्छे से जान लिया था। आज हम उन तथ्यों पर डिस्कस करेंगे जिस पर और अधिक क्वेश्चन डीएसएसबी आदि परीक्षाओं में बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला महत्वपूर्ण तथ्य है कि हिंदी साहित्य में रामचरितमानस, जो तुलसीदास जी की रामचरितमानस है, उसके बाद राम काव्य परंपरा का एक दूसरा जो स्तंभ है वो मैथिली शरण गुप्त की साकेत रचना है। क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी राम भक्त कवि हैं, इन्हें आधुनिक युग का तुलसी भी कहा जाता है। तो रामचरितमानस के बाद इनकी रचना साकेत बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बताया गया है कि मैथिली शरण गुप्त जी को साकेत रचना की मूल प्रेरणा सन 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के एक लेख से मिली। इस लेख का नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद रखना है, पूछा भी जा सकता है। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, तो ये लेख का नाम है, आपको याद रखना है। आगे बताया गया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने छद्म नाम से भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से यह लेख प्रकाशित करवाया। कौन सा लेख? कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। तो ये सभी बिंदु आपको याद रख लेने हैं। आगे महत्वपूर्ण बिंदु है कि इनकी एक रचना है साकेत, जिसपे हमने पहले चर्चा की थी। तो साकेत शब्द के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रख लेना है कि साकेत जो है वो पाली भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है अयोध्या। तो अयोध्या का ही पाली भाषा में नाम है साकेत। इस साकेत काव्य में 12 सर्ग हैं। तो आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया है कितने सर्ग हैं साकेत में? 12 सर्ग हैं। और इसे डॉक्टर नगेंद्र ने जनवादी काव्य कहा है, ये भी आपको याद रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कहा है। सामंजस्यवादी किसने कहा है? गुप्त जी ने कहा है। मैथिली शरण गुप्त जी को भारत भारती रचना की जो मूल प्रेरणा है वो मुसद्देहाली और ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी की भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई है। तो आपको ये दोनों बिंदु याद रख लेने हैं। इसके बाद बताया गया है कि मैथिली शरण गुप्त जी ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। कौटुंबिक कवि मात्र वो होता है जिसके कुटुंब में ही बहुत सारे कवि हों। जैसे उनके पिता वो भी बहुत एक अच्छे कवि थे, इनके भाई जो थे वो भी एक कवि थे। तो इनके कुटुंब में ही जो कई सारे कवि थे, तो इसीलिए उन्होंने स्वयं को सिर्फ कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। लेकिन ये उनका एक बड़प्पन ही है कि इतने बड़ी कवि होने के बावजूद उन्होंने स्वयं को बहुत ही कम आंका। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। तो ये सभी तथ्य एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अब इन तथ्यों से संबंधित और जो तथ्य छूट गए हैं उन सभी को लेकर जो प्रश्न बन सकते हैं या जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, किसने कितना सीखा। प्रश्न 1 है, राष्ट्रकवि के रूप में कौन लोकप्रिय हैं? ऑप्शन ए है रामनरेश त्रिपाठी, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी सभी। तो इन चारों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो आपने बिल्कुल सही आंसर चूज किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त जी। साथ ही अन्य तथ्य के रूप में हमें यह भी याद रखना है कि भारत भारती रचना पर महात्मा गांधी जी ने उन्हें ये उपाधि दी थी। तो यहाँ हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी करते कैसे मानसनाद महावीर का यदि उन्हें नहीं मिलता प्रसाद? तो उपयुक्त पंक्ति के रचयिता कौन है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इन चारों में से कौन सा आंसर सही है ये हमें बताना है। जी हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त जी। इस पंक्ति का अर्थ है कि मैथिली शरण गुप्त जी ये कहते हैं कि तुलसीदास जी भी कैसे मानस का नाद करते जब उन्हें महावीर यानी कि हनुमान का प्रसाद नहीं मिलता, उसी तरह मैथिली शरण गुप्त जी साकेत आदि रचनाओं को कैसे करते जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से उन्हें ज्ञान नहीं मिलता। तो मैथिली शरण गुप्त जी ने ये पंक्तियाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को समर्पित की हैं अपने गुरु के लिए। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त ने रसिकेंद्र नाम से किस पत्रिका को अपनी रचनाएं भेजी थी जिसके संपादक ने यह कहकर वापस लौटा दी कि अब रसिकेंद्र बनने का ज़माना लद गया है?
तो मैथिली शरण गुप्त जी ने रसिकेंद्र नाम से अपनी रचनाएं भेजी थी। तो वो पत्रिका का नाम बताना है। ऑप्शन है मर्यादा, जागरण, सरस्वती या हंस। तो आप सभी जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी पहले रसिकेंद्र नाम से ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं लिखते थे। जब उन्होंने अपनी रचनाएं सरस्वती में भेजी थी रसिकेंद्र नाम से, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वापस कर दिया था कि अब रसिकेंद्र बनने का ज़माना चला गया है, लद गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सरस्वती। सरस्वती पत्रिका से संबंधित अन्य सभी तथ्य आपको याद रखने हैं कि इसके संपादक कौन है, इसकी स्थापना किसने की थी, और आदि जो तथ्य हैं सरस्वती पत्रिका से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये सभी आपको याद रखने हैं। जैसे सरस्वती पत्रिका की स्थापना चिंतामणि घोष ने की थी सन 1900 में। इसके बाद इसके संपादक बने थे श्याम सुंदर दास, और इसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी सन 1903 में इसके संपादक बने थे, जिन्होंने खड़ी बोली को एक साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। तो यहाँ हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरस्वती पत्रिका। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त जी को किस रचना के कारण राष्ट्र कवि की उपाधि मिली? ऑप्शंस हैं भारत भारती रचना, ऑप्शन बी शकुंतला, ऑप्शन सी साकेत या ऑप्शन डी पंचवटी। तो इन चारों में से वो कौन सी रचना है जिसके कारण मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी, ये हमें बताना है। तो इस बिंदु पे हम कई बार चर्चा कर चुके हैं पिछली वीडियो में भी, और इस वीडियो में अभी हमने पहले ही प्रश्न के अंतर्गत इसमें बात की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत भारती। इस रचना पर राष्ट्र कवि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त जी को महात्मा गांधी जी द्वारा मिली थी। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त जी के किस काव्य पर उर्दू कवि हाली की रचना मसद्दे हाली का प्रभाव है? तो हाली की रचना मसद्दे हाली का प्रभाव किस रचना पे है, ये हमें यहाँ बताना है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए शकुंतला, ऑप्शन बी साकेत, ऑप्शन सी पंचवटी या ऑप्शन डी भारत भारती। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत भारती, क्योंकि इस बिंदु पर भी हमने चर्चा करी थी कि मैथिली शरण गुप्त जी की जो रचना है भारत भारती, इस पर उर्दू कवि हाली की जो रचना है मसद्दे हाली, इसका प्रभाव है। तो ये बात भी हमें याद रखनी है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए भारत भारती, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी रंग में भंग या ऑप्शन डी जयद्रथ वध। तो पहला काव्य संग्रह बताना है। जैसे हमने पहला काव्य कौन सा है, उनका पहली कविता कौन सा है, इस पे बात करी थी, फिर पहला काव्य संग्रह कौन सा है, इस पे भी बात करी थी। तो इन दोनों प्रश्नों को आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रंग में भंग। ये सन 1909 में प्रकाशित हुआ था, और इनकी पहली कविता जो है हेमंत सन 1905 में प्रकाशित हुई थी, ये भी हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त जी को किस छंद का बादशाह कहा जाता है? तो ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पिछली वीडियो में हमने इस पर चर्चा की थी कि मैथिली शरण गुप्त जी को किस छंद का बादशाह कहा जाता है। इसके ऑप्शन है हरिगीतिका, ऑप्शन बी चौपाई, ऑप्शन सी छप्पय या ऑप्शन डी रोला। तो इन चारों ऑप्शन को देख के आपको याद आ गया होगा कि हमने बात करी थी कि 28 वर्णों का जो छंद होता है उसे हरिगीतिका कहते हैं, और मैथिली शरण गुप्त जी इस छंद के बादशाह कहे जाते हैं। तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए, हरिगीतिका, इसका सही आंसर होगा। मैथिली शरण गुप्त जी से संबंधित पहली वीडियो में हमने शुरुआत में एक कविता की पंक्ति करी थी जो भारत भारती से ली गई कविता है, तो उसको भी हरिगीतिका छंद में लिखा गया है, आपको वो भी याद रखना है। अगला प्रश्न है कि साकेत महाकाव्य को जनवादी काव्य किसने कहा है? तो इस वीडियो में हमने इस बिंदु पर चर्चा करी थी। इसके ऑप्शन हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, ऑप्शन सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा या ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, डॉक्टर नगेंद्र, जिन्होंने साकेत को जनवादी काव्य कहा है। तो आपको याद रखना है डॉक्टर नगेंद्र इसका सही आंसर होगा। आज का आखिरी प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त जी ने कार्ल मार्क्स की पुत्री जैनी पर कौन सी कविता लिखी थी? तो कार्ल मार्क्स की पुत्री जैनी पर एक कविता लिखी थी, एक काव्य, तो वो भी हमें याद रखना है। इस पर भी हमने चर्चा की थी। इसके ऑप्शन है पृथ्वीपुत्र, ऑप्शन बी जैनी, ऑप्शन सी भारत भारती या ऑप्शन डी साकेत।
तो ऑप्शन से ही आप समझ गए होंगे कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जैनी, क्योंकि जैनी और जैनी दोनों मिलते जुलते शब्द है। इससे भी आप इसको समझ गए होंगे। आपको याद रखना कि वो कार्ल मार्क्स की पुत्री थी, इस पर उन्होंने जयनी नाम से कविता लिखी थी। तो आज हमने मैथिली शरण गुप्त जी से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य किए। इससे पिछली वीडियो में हमने उनके जीवन और कृतित्व के बारे में जाना, प्रमुख पंक्तियाँ, इनमें कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, इनकी रचनाओं के बारे में जाना, रचनाओं को किस कवि ने या किस आलोचक ने क्या कहा है, इस पे हमने चर्चा की और आज इतने सारे प्रश्नों पे हमने बात करी। ये सभी तथ्य आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही क्योंकि ये एनसीईआरटी के तथ्य पर बेस्ड है और महत्वपूर्ण जो किताबें हैं, आलोचनात्मक किताबें, रामचंद्र शुक्ल की सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, साथ ही जो प्रश्न पीछे पूछे गए हैं पिछले वर्षों में, उस पर भी हमने बात कर ली और आगे जो पूछे जा सकते हैं उस पर तो हम बात कर ही चुके हैं। तो इन सभी को मिला के मैथिली शरण गुप्त जी पे जो जो तथ्य बन सकता है उसको हमने कवर कर लिया है। इसको करने के बाद अगर आप और भी अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसको करने के बाद आपको गद्य करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके उसको ज़रूर देखिए। ये सारी वीडियो एनसीईआरटी तथ्यों पर बेस्ड है जो आपके डीएसएसबी आदि सभी एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक महत्वपूर्ण कवि के साथ। अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।